नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर कितना है? 7 है, लेक्चर नंबर 7। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। किसका क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र किसका क्षेत्र होगा? आवेश का ही तो क्षेत्र होगा। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्षेत्र होगा। ठीक है। अब हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके थे? हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके थे। क्या जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किए थे। किसकी बात किए थे? मैग्नीट्यूड अर्थात क्या? परिमाण की बात किए थे। और हमारे पास फॉर्मूला था क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। सिंपल सा था। जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल था। किसके? वो प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब कि जो दो चार्ज था वहाँ पे पॉइंट चार्जेस उनका गुना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। बाद में हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है। पिछली कक्षा में हम आपको कहे थे कि अगला चैप्टर मतलब अगला टॉपिक पढ़ने का, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहे थे ना। तो चलिए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? यहाँ पे जो जीरो लगा हुआ है इसको जब पढ़ेंगे कभी भी, 12th में 11th में भी बहुत जगह हम लोग पढ़े हैं, जीरो लगा हुआ है ये, तो या तो हम इसको पूरी तरह से एप्सिलॉन जीरो पढ़िए, चाहे एप्सिलॉन नॉट पढ़िए। ठीक है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। और ये क्या है? एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। किसका? फ्री स्पेस है। ठीक है, इसको लिखाएंगे हम लोग, लेकिन पहले जानना जरूरी है क्या। अब देखिए, इसी जगह एप्सिलॉन नॉट है तो एक ये भी हो सकता है, एप्सिलॉन एम भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे जो मीडियम है फ्री स्पेस है, मतलब वहाँ पे कोई हवा हुआ चाहे कोई भी चीज़ है नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे आसपास में मीडियम है। एक तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में मीडियम क्या है? हम लोगों के बीच में साउंड के लिए ही कह दे तो साउंड किसके द्वारा प्रवाहित हो रहा है? यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आपके कानों तक किस माध्यम से जा रहा है? हवा के माध्यम से। ठीक है, हवा में ना जा रहा है, तो वही तरह की मीडियम वाली बात हो रही है। लेकिन क्या साउंड लोहे में नहीं चलती? चलती है कि नहीं? चलती है, सबसे तेज चलती है। पानी में चलती है कि नहीं? चलती है। हवा से तेज चलती है पानी में। ठीक है, तो उसी तरह यहां भी मीडियम की बात है कि इसके अलावा कोई और हो। ठीक है, एक और चीज हमें पढ़ना होगा, एप्सिलॉन आर, जो इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, लेकिन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे परमिटिविटी तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में परमिटिविटी है क्या। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात करते हैं। अभी दो चार्ज की बात करते हैं, एक इस हाथ में है मेरे पास और एक जो ये वाला चीज़ है इसको आप चार्ज समझिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज एकदम छोटा सा, और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा? यह वाला जो चार्ज होगा इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कैसा भी हो सकता है, निगेटिव चार्जेज होंगे, अपोजिट चार्जेज दोनों होंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम चार्जेज होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो वो कैसा भी हो, लेकिन क्या यह इस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं? करेगा। क्या करेगा? इस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि बीच में कैसा मीडियम है। समझे? मीडियम हो सकता है, अलग अलग मीडियम हो सकती है। जस्ट लाइक कि अभी हवा है। ठीक है, स्पेस में अगर चले जाए, दो चार्ज को रखे तो बीच में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा,
जैसा हम लोग अभी स्पेस को फिजिक्स की भाषा में समझते हैं कि वहाँ पे प्योरली खाली, ठीक है। एक समय में हम लोग नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट थे, तो स्पेस को बीच में जो जगह था उसको खाली जगह नहीं मानते थे, वहाँ पे मानते थे कि सब ईथर है। एक सब्सटेंस होती है क्वांटिटी, मतलब कि जिसको हम पहले शुरू में लोग, मतलब जो साइंटिस्ट थे उसको ईथर कहते थे, कि ये पूरा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, ईथर से भरा हुआ है, ठीक है। ईथर वाला नहीं जो सूंघा देता है, वो ईथर नहीं। ईथर एक एकदम लचीला माध्यम है, हवा से भी हल्की है, दिखता भी नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस माप भी नहीं पाते। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, हमारे साइंटिस्ट का मतलब क्या, इंडिया का साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड की साइंटिस्ट के बाद पूरी पृथ्वी, चूंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है ये पृथ्वी है, ठीक है। साइंस की भाषा में सिविलाइजेशन पूरी पृथ्वी है। अलग सिविलाइजेशन दूसरा एलियन प्रजाति हो जाएगा जो दूसरे ग्रह पे रहता है, वो अलग सिविलाइजेशन हो गया। लेकिन आर्ट्स की भाषा में सिविलाइजेशन अलग है, ठीक है। आर्ट्स में सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, चाइना के सिविलाइजेशन, ये अलग अलग है, ठीक है। इंडिया में भी अलग अलग तरह के सिविलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे हड़प्पा संस्कृति। लेकिन जब हम फिजिक्स की भाषा में सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिविलाइजेशन पूरे अर्थ की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? अर्थ की। अब हम कंपैरिजन कभी भी करेंगे, मान लिया कोई दूसरी सभ्यता दूसरे ग्रह पे मिल जाती है, अभी तक तो मिला नहीं, ठीक है। मिला भी होगा तो आम लोगों के बीच में प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो जब मिल जाएगा तब वो एक अलग सिविलाइजेशन होगा फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान से जानेंगे। तो जो हमारे साइंटिस्ट है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि क्या है, पूरे अंतरिक्ष क्या चीज से भरा हुआ है? ईथर से। लेकिन आगे चलकर फिजिक्स यानी साइंस ने क्या कहा कि कुछ भी नहीं है। उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने हटा दिया उस चीज को, ईथर के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उसका कुछ उनके पास प्रमाण ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। ईथर का कॉन्सेप्ट मानिए तो पुराने जो धर्म ग्रंथ थे, जस्ट लाइक कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो देवी देवता हुआ करते थे, वहाँ पे एक चीज़ ईथर का चर्चा है। आप मूवी भी देखिएगा, थॉर मूवी, तो वहाँ पे ईथर की चर्चा होती, ठीक है। ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है। वहाँ पे थॉर के जो पिताजी हैं ओडिन बताते हैं, ठीक है। तो वो सिविलाइजेशन में ईथर हुआ करता था। तो सेम कॉन्सेप्ट मुझे जो लगता है कि वो सेम कॉन्सेप्ट साइंस में लेकर आ गए थे, लेकिन उसका कुछ मिला नहीं, तो बाद में उन्होंने हटा दिया और अंतरिक्ष को क्या कहा कि यहाँ पे कुछ भी मीडियम ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स साइंस के, फिजिक्स के डेवलप हुए। तो सिंपल सी बात है, ये फ्री स्पेस का मतलब है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस चीज़ की हम बात करेंगे। अब देखिए, अभी यहाँ पे बीच में मीडियम हवा है। एक समय में हो सकता है कि हवा नहीं है, बीच में हो सकता है कि बीच में कोई दूसरा मटेरियल है, वुड भी हो सकता है, ठीक है, कोई दूसरे मटेरियल भी हो सकता है। तो क्या, अगर आप सोच के देखिए, अगर एक चुंबक रखा हुआ है, चुंबक से हमारे आम जीवन में क्या है, चुंबक हम लोग देखे हुए हैं, चार्ज को तो नहीं देखते, दिखाई देता है? नहीं देखता है। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, साइंटिस्ट लोग देखते हैं। हमारे पास भी होते तो देखने की हम लोग कोशिश करते हैं नहीं हमारे पास। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर चुंबक खाली जगह है तो आप अगर सोच के देखिए, जल्दी से अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। अगर बीच में कोई दूसरा माध्यम रख देंगे तो आप सोच के देखिए, क्या उनका स्ट्रेंथ कमेगा कि नहीं? कमेगा ना। एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स कमेगा ना। मान लिया पूरा यहाँ बीच में ढक दिए, शीशा लगा दिया, एने चुंबक, फिर भी चुंबक पकड़ता है ना, उसका फील्ड आर पार करता है। लेकिन जो स्ट्रेंथ होता है, अपने से सोच के देखिए, थोड़ा ना थोड़ा कमता ही होगा, है ना। बीच के मीडियम पे डिपेंड करता ही होगा। अब देखिए, अगर मीडियम हम यहाँ पे एक पेज रख दे तो ज़्यादा क्या प्रभाव होगा? एगो एने चुंबक रख दे, एगो दूसरा साइड में चुंबक रख दे, ठीक है। जो चीज़ बता रहे होंगे बाबू, वहाँ पे फोकस कीजिएगा, लगातार बोर्ड पे नहीं, जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फोकस कर दीजिएगा। अब देखो, यहाँ पे अगर ये पेज है, इस पेज पर अगर यहाँ पे एक साइड में चुंबक लगाए हुए हैं और दूसरे साइड में भी चुंबक लगाए हैं, क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? फोर्सवा तो एकदम एक तरह से चिपका के रखेगा। लेकिन इसी को हम मोटा कर दे, इन्हें चुंबक लगाए ने, आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा फोर्स कम लग रहा है।
अगर छोटा सा चुंबक होगा, कम स्ट्रेंथ का चुंबक होगा, तब फोर्स भी नहीं लगाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो वही मीडियम की बात है। तो क्या ये मीडियम फोर्स के स्ट्रेंथ को मतलब कि क्या कह रहा है, फोर्स के जो स्ट्रेंथ है दोनों चुंबक के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्या उसको कम बेसी प्रभावित कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। उसी तरह ये भी परमिटिविटी, मतलब क्या होता है, बीच का मीडियम दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है इसको प्रभावित करता है। ठीक है। अब देखिए शब्द क्या है, परमिटिविटी। परमिट मतलब पास, परमिट ऑल ओवर इंडिया, ट्रक पर देखें लिखे हुए, तो मतलब कि इंडिया में हर जगह आ जा सकता है। ठीक है। तो परमिट का मतलब क्या है कि वो कितना फोर्स अपने से होकर पास करने देता है। ठीक है। यह मीडियम, जैसे कि फ्री स्पेस है तो पूरा पास करने देगा, हवा आ जाएगी थोड़ा कम कर देगा, कोई दूसरा मटेरियल आ जाएगा और थोड़ा कम कर देगा, रोकेगा, रेजिस्टेंस करेगा कि नहीं? उस फील्ड को रजिस्ट करेगा, उस फोर्स को रजिस्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, परमिटिविटी क्या है कि वो कितना अपने से होकर पास करने देता है। ठीक है। यही है एप्सिलॉन नॉट अर्थात परमिटिविटी। ओके, समझ में आ गया सबको? दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसकी बात करते हैं। अभी तक हम लोग इसका मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात किए थे, स्केलर फॉर्म की बात की थी। वहाँ पे आप देखे होंगे कहीं भी हम वेक्टर का साइन नहीं लगाए थे, दिशा की बात ही नहीं कर रहे थे, सिंपल कितना फोर्स लग रहा है इसकी बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि दिशा किधर होगी। तो इसके लिए हम जो क्लास 11th में शुरू के ही चैप्टर्स में 1 2 3 में ही पढ़े होंगे, क्या वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर। ठीक है। वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर की परिभाषा क्या है, कोई बताएंगे? बताइए तो खड़ा होकर। व्हाट इज वेक्टर? A quantity with both magnitude and direction are called. बस इतना ही। Yes. एनीबॉडी, कोई इसमें ऐड कर सकता है? सदिश क्या है, हिंदी वाले सदिश क्या है? अभी भी आपका वेक्टर का परिभाषा गलत है क्योंकि वहां पे एक पॉइंट छूट रहा है। बोलो क्या है? हाँ, विच ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि सदिश के जोड़ के नियम को फॉलो करता है। अच्छा आप बताइए, हम लोग वहां पे एक अपवाद भी लिखाए थे, किसका? करंट लिखाए थे ना। करंट में डायरेक्शन है कि नहीं? है ना। करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वह क्या नहीं है? वेक्टर नहीं है। वो क्या है? स्केलर है। ठीक है। तो देखिए वहां डायरेक्शन है लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है, इसलिए वो क्या है? वेक्टर लॉ को, जो वेक्टर एडिशन लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो नहीं है। इसलिए इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा कि विच ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश के जोड़ के नियम को भी फॉलो करना चाहिए उसको। बैठिए। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन बताएंगे? व्हाट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बताओ, तुमको याद होगा? नहीं याद है? देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था बताते हैं, सिंपली आप समझिए। देखो कोई दो वेक्टर का अगर हमको सम निकालना है, क्या निकालना है? सम मतलब जोड़। तो मान लीजिए कि यह वेक्टर इस तरह से, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, और इसी के हेड पर, वेक्टर में क्या होता है? हेड और टेल होते हैं। जिस तरफ तीर का निशान है वो हेड है, और जिस तरफ तीर का निशान नहीं है वो टेल है। हेड मतलब सिर, टेल मतलब पूंछ, है ना। यही ना होता है वेक्टर में, यही होता है। अब देखिए, अब इसी के हेड पर दूसरा वेक्टर लगा दिया जाए, मतलब एक हेड है इसका, इस पे उसका पूंछ रख दिया जाए। ठीक है। तो ये वेक्टर बी हो गया अपने डायरेक्शन के साथ। और अगर हम अगर एक त्रिभुज बनाते हैं तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। तो वेक्टर ए और बी इस तरह से है जिसमें एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तब हम इसका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो क्या होगा? इसमें कहा जाता है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन है लगातार होना चाहिए। ए ऐसे है तो बी ऐसे हो,
तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा तीसरे साइड से, जो त्रिभुज बन रहा है उसके तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम वाले में नहीं होगा। इसके डायरेक्शन होता, सेम डायरेक्शन ऐसे हो जाता, सेम डायरेक्शन में ना होकर इसके विपरीत दिशा में जो साइड्स होगा उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके सम को। वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यही था आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, त्रिभुज के सदिश के जोड़ का त्रिभुज नियम, ठीक है। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चार्जेज रखा हुआ है, ठीक है। कितने चार्जेज हैं, दो चार्जेज हैं। और कैसे चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज है। अब पॉइंट चार्जेज की बात कीजिए, एक है Q1 एक है Q2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्स की गणना कर लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स होता है एक दूसरे में किस दिशा में लगता है, देखिए जो लाइन ज्वाइनिंग होता है इसी के अनुदिश होता है, ठीक है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसी में होता है, इसी दिशा में, या तो उल्टा इधर होगा चाहे इधर सीधा में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है ना, सेम चार्जेस है, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन। हिंदी में विकर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकर्षण। एक दूसरे को अपोज कर रहा हो, अलग अलग दिशा में धकेल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम Q1 पे फोर्स लग रहा है तो किसके कारण लग रहा होगा, Q2 के कारण लग रहा होगा। Q1 पे किसके कारण, Q2 के कारण। तो यह Q2 Q1 को उधर धक्का दे रहा होगा कि नहीं, ऊपर की तरफ, तो ये इधर धक्का दे रहा होगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसी पे लगाएंगे, तो यहां पे इसकी डायरेक्शन इसी लाइन के अनुदिश ऊपर की तरफ कर दिए। अब यह क्या है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 मतलब कि Q1 किसके कारण, Q2, F12। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, चाहे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, है ना। इंग्लिश में तो नीचे लिखा ही हुआ है। उसी तरह अब ये Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो Q2 पर Q1 नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। हमने क्या कहा, एक जब उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे वहां पे क्या, एक दूसरे पे म्यूचुअली लग रहा था। क्या लग रहा था, परस्पर लग रहा था। कैसा लग रहा था, परस्पर, मतलब एक दूसरे पर लग रहा था। तो Q1 भी इसको उतना ही फोर्स इधर देगा, ठीक है। कौन फोर्स, यही वाला फोर्स से, लेकिन डायरेक्शन उल्टी दिशा में होगी। ये इसको धक्का दे रहा होगा, तो धक्का की दिशा किधर, इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हिंदी में लिख सकते हैं आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनके जो पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर। जब हम लोग, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ रहे होंगे, किस क्लास में, ठीक है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, है ये वो चैप्टर क्लास 10th में, ठीक है। वही वाली बात है यहाँ पे, 2D 3D दोनों पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, एक्स। चूंकि पॉइंट चार्जेस है ना, तो पॉइंट चार्जेस किस में पड़ा रहेगा, प्लेने में ना पड़ा रहेगा, रेखा में भी पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या 3D में उसकी बात होगी, क्योंकि उसमें तो कोई पॉइंटे वाली बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, पॉइंट वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D में तो नहीं होगा,
किसी प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे तो पॉइंट यहां रखे तो 3D में तो हईते है ना, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम प्लेन बनाएंगे तो किसी प्लेन में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए इस तरह से हम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर अब कहां से नापते हैं, जहां पे जैसे कि हम एक शुरू में बताए होंगे इस क्लास में आपका पोजीशन क्या है, बताए थे ना। कोई एक फिक्स पॉइंट मानते हैं, जैसे कि गेट में से आप लोग आइएगा तो गेट को हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और ये बिल्डिंग कैसा है, 3D है, एगो एक्स एक्सिस मान लेंगे, एगो वाई एक्सिस मान लेंगे, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस मान लेंगे। और वहाँ जो 0 0 0 जहाँ पे मान रहे होंगे, ऊपर मानिए चाहे नीचे मानिए, वहाँ से हम यहाँ पे इसका पोजीशन निकाल लेंगे कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है। ऐसे ही ना हम किसी का पोजीशन मापते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन मापेंगे। एक्चुअल में ये पोलर फॉर्म में हम लोग मापते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मापते हैं। किस में मापते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। दिशा भी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो Q1 का पोजीशन होगा, स्थिति होगा, यहां से मापेंगे, कहां से, 0 0 0 O 0 0 यहां से मापेंगे और इसको मान लेंगे वेक्टर R1। क्या मानेंगे, वेक्टर R1। दिशा कहां है, 0 से लेकर किधर की तरफ, Q1 की तरफ, है ना, इधर से चल रहे हैं यहां जा रहे हैं। उसी तरह Q2 के लिए भी इसका जो पोजीशन वेक्टर मानेंगे क्या होगा, R2। क्या होगा, वेक्टर R2। और हमने यहाँ पे मान लिया इसका डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन O से Q की तरफ होगा, ठीक है, Q1 की तरफ, Q2 की तरफ। R1 की डायरेक्शन Q1 की तरफ, R2 की डायरेक्शन Q2 की तरफ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच भी एक लाइन होगा, ठीक है। अब एक देखिए, एक को हमने Q2 से Q1 की तरफ हमने माना है, कहाँ, R12 माना है। क्या माना है, R12। देखो एक है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, Q2 से जा रहे हैं किधर, Q1 की तरफ। तो जाना कहाँ है, 1 पर, कहाँ से, Q2। तो रेडियस जो वेक्टर है उसको हम R12 से डिनोट कर रहे हैं। उसी के विपरीत वाला जब Q1 से Q2 की तरफ है तो इसको हम 2 पे जा रहा है ना, और यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, 1 से जा रहा है। तो 2 फाइनल पोजीशन हो गया, E इनिशियल पोजीशन हो गया, 1 यहाँ पे फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। आप इसके विपरीत भी मान सकते हैं, ठीक है, मानना हमारा तोरा हाथ में, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते एग्जामिनर को कि भाई हम मान क्या रहे हैं, R12 को मान रहे हैं, इसमें जो 1 है ये फाइनल पोजीशन है और जो 2 है इनिशियल पोजीशन है। इसके विपरीत भी मान सकते हैं, आप अलग अलग बुक में देखिएगा, अलग एनसीईआरटी में इसके विपरीत माना हुआ है। R12 का मतलब क्या है, इसमें 2 फाइनल पोजीशन है, इनिशियल से फाइनल की तरफ बता रहा है, ठीक है। 1 से जा रहा है किधर, 2 पर, ठीक है। R2 का उसी का उल्टा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस तरह से, तो माना हुआ। आप इसको उल्टा भी मान के दर्शा दीजिए, हो गया, ठीक है। जिसका मैथ है, मैथ वाले पढ़ेंगे 12th में वेक्टर चैप्टर, वहाँ पे ये चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। हम पे डिपेंड करता है कि भाई हम डायरेक्शन कैसे मानेंगे, और हम उसको पहले ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे F21 को हमने बताया है कि किस पे, आवेश Q2 पर है, किसके द्वारा, आवेश Q2 पर, अरे उल्टा, ये दोनों एक ही लिख दिए, Q1 द्वारा लगाया गया बल। लेकिन इसको हम अलग उल्टा भी इसको मान सकते थे, क्या, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स, ठीक है। हम मान लेंगे, जैसा मानेंगे वैसा ही चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स से बात है। हमने F21 को क्या भी मान रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हम इसको उल्टा भी मान सकते हैं, F21 को फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा ही मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन हम एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पे, जब एक्सप्लेन कर देंगे तो सही होगा, और नहीं एक्सप्लेन कीजिएगा तो कथी मानेगा, क्या समझेगा, गड़बड़ाएगा। तो आपको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी क्या, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर
रेस्पेक्टिवली, मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। इतना समझ गए? वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाई F12, बता चुके हैं। ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई F21, ये दोनों हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जब हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे थे, किसका? इसका, कूलम्स लॉ का, क्या था? दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा था, लेकिन समान बल लगा रहा था, है ना। तो इसको हमने लिखा F12 इज इक्वल्स टू F21। क्या है, वेक्टर फॉर्म है? नहीं, वेक्टर लगाया ही नहीं है, बराबर ही इस तरह से होगा। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 ऊपर सदिश लगाइए और मॉड में रख दीजिए, तो किसका बात करेगा? F12 की ही बात करेगा, परिमाण की ही सिर्फ बात करेगा, बराबर F21, ठीक है। अब देखिए, यहां से हम चलते हैं वेक्टर एडिशन पे। किस पे चलते हैं? वेक्टर एडिशन पे। अब चलिए हम बात करते हैं F12 की। तो F12 के लिए बात करते हैं, किसके लिए? F12 के लिए। F12 की जो दिशा है R12 की दिशा है ना। F21 की जो दिशा है किसकी है? F21 R21 की जो दिशा है क्या है? F21 की दिशा है। अब आगे चलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ में चलते हैं। क्या कह रहा है? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, है ना। किस तरह से? यहां पे देखिए, R1 वेक्टर और इसी के हेड पर कौन है? R21 है, R21, और इसको ये मिलाया R2 वेक्टर। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए तो क्या है? यह एक त्रिभुज है, एक जो वेक्टर है इस दिशा में चला, दूसरा उसी पर इस दिशा में चला, तो क्या ये तीसरा वाला साइड होगा, इन दोनों का सम होगा कि नहीं? वेक्टर सम, यानी कि R1 वेक्टर प्लस वेक्टर R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर। देखिए, इन दोनों को एक ही दिशा है और जो तीसरा है इस दिशा में, ठीक है। अब हमको निकाल लेना है यहीं से R21, तो R21 इसी साइड में रहने देंगे और क्या करेंगे? R1 को उस साइड में लेके जाएंगे। मैथ का रूल, जब साइड बदलता है तो निगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो R1 निगेटिव में हो जाएगा। हमारे पास R21 की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की दिशा भी तो बतानी है, तो किसकी दिशा में होगी, इसलिए हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे। दूसरा हम चलते हैं आगे, फिर हम आते हैं यहां पे दूसरा के लिए, किसका? हमको R12 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? R12 को। अब देखिए, तो R1 ऐसे है, R12 का डायरेक्शन ऐसे है, R2 का डायरेक्शन ऐसे है। अब ट्रायंगुलर लॉ लगाने की कोशिश कीजिए, तो किसी दो का दिशा लगातार में देखिए, किसका दिशा है? R2 की दिशा है और R12 की दिशा है। R2 ऐसे, R12 ऐसे, है ना। R1 क्या है? उसके विपरीत दिशा में है ना। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखे? R21 प्लस, R21 नहीं है, R2 है, R2 प्लस R12 इज इक्वल्स टू क्या? R1। फिर हम R21 की वैल्यू निकाल लेंगे, R12 की वैल्यू निकालेंगे, R2 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। उसी तरह अब देखिए, R12 की दिशा ऊपर की तरफ है और R21 की दिशा नीचे, एक ही लाइन में है दोनों, लेकिन दिशा विपरीत है। तो क्या हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि विपरीत दिशा है, तो लगा देंगे। अब आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 एंड R21 इज डिनोटेड बाय, इस तरह से, मॉड के अंदर वेक्टर R12, मॉड के अंदर वेक्टर R21, एंड देयर यूनिट वेक्टर्स आर गिवन बाय। अब बताएंगे व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश क्या है? एनीबॉडी? हिंदी में बताइए, जिसमें याद है वैसे बताइए। भोजपुरी में याद है, भोजपुरी में बताइए। संस्कृतों में याद है, उसमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इतना भाषा था हम समझ सकते हैं। चलिए बताइए, व्हाट इज यूनिट वेक्टर?
इकाई सदिश। हाँ, इकाई सदिश। इकाई सदिश को हम एकांक सदिश भी बोलते हैं। ठीक है। इसका अर्थ होता है वह सदिश जिसका दिशा और परिमाण हमेशा एक हो। दिशा और परिमाण एक नहीं, मन देखो उसका परिमाण एक होता है, यूनिट होता है, लेकिन दिशा उसके पास होती है ना, मतलब कि उससे हम किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्मली। क्या है यूनिट वेक्टर का यूज, क्या है, दिशा को बताने के लिए। परिमाण तो सिंपल यूनिट होगा, अब वेक्टर लगा है तो उसके पास दिशा होगा। कोई बताएगा व्हाट इज जीरो वेक्टर? पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना। जीरो वेक्टर भी हम पढ़ाए हैं। जीरो वेक्टर क्या था? उसमें परिमाण जीरो था, लेकिन उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते थे, है ना। लेकिन क्या वो दिशा दिखा सकता है? नहीं दिखा पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब एक पॉइंट को दर्शा रहा है, सिंपल सी बात है, कोई एक फिक्स दिशा को दिखाने के लिए हमको हमेशा यूनिट वेक्टर ही बताना पड़ेगा। देखो जीरो है, वेक्टर लगा दिया, वो तो जीरो ही हो गया एक्चुअली, लेकिन वेक्टर में हम उसको पढ़ते हैं। अब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा, हमको उतना आइडिया नहीं है कि भाई जीरो वेक्टर का इस्तेमाल कहाँ है, ठीक है। वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे किसी का मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन उसके पास डायरेक्शन है, हमको पता है कि इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको बता सकते हैं। बैठिए, चलिए हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वह वैसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड सिंगल यूनिटी होता है, किसी भी यूनिट में हो, सेंटीमीटर में हुआ था सेंटीमीटर, मीटर में हुआ था मीटर, ठीक है। उस तरह से यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा। वो किसी क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। और मान लीजिए यहाँ पे r12 है, वेक्टर है r12 r21, इस वेक्टर में क्या है? क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं? r12 के पास है ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन हम सिर्फ इसकी डायरेक्शन की बात करें तो उस केस में क्या करते हैं, उस वेक्टर को डायरेक्शन, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो जिस वेक्टर का निकालना है उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, यूनिट वेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। सेम चीज r21 के लिए कर देंगे। ये सब हम करवाए थे क्लास 11th में, ठीक है। अब क्या होगा, सो द फोर्स F12 एंड F21 कैन बी गिवन एज, अब क्या है, दिशा हमको दिखा देना है। देखिए यहाँ पे वेक्टर F12 पहले था, F12 सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, हमको डायरेक्शन भी बताना है भाई, कौन रेडियस के डायरेक्शन में। तो वेक्टर F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 मॉड, मतलब कि मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। अब इतना जो हुआ, ये बात तो सिर्फ किसको दर्शा रहा है, देखिए सारा क्वांटिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। नीचा वाला भी वेक्टर था लेकिन इसको मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया है, तो इसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए ना। ये किसकी डायरेक्शन में है, F12, देखिए तब R12 के डायरेक्शन में है कि नहीं। F12 ऊपर की तरफ, R12 भी उसी दिशा में, तो हम R12 की दिशा में है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 से हम गुना कर देंगे, समझे। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह F21, यहां भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में R21 से गुना कर देंगे यूनिट वेक्टर। देखिए जो F21 है किसकी दिशा में है, R21 की दिशा में है, तो सिर्फ इसके डायरेक्शन की बात करें तो यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो क्या है, R21 R12 के अपोजिट है कि नहीं, है ना। मतलब कि देखा जाए तो वेक्टर R12 इज अपोजिट टू वेक्टर R21। दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है, त्रिभुज की एक भुजा से दोनों दर्शाया जा रहा है, लेकिन दिशा अलग अलग किया जा रहा है, तो ये दोनों बराबर। उसी तरह यूनिट वेक्टर भी इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ R21, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं,
R21 की दिशा में भी इसको लिख सकते हैं, बस माइनस लगा देंगे यहाँ पे R21, इसको R12 की दिशा में लगा देंगे, करेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यही ना करेंगे। समझ में आ रहा है बाबू? अब यहाँ पे देखो, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द सेम साइन, मतलब दोनों क्या होगा, सेम साइन का होगा, दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, तो क्या होगा, दोनों का गुना क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देन F12 इज अलोंग R12 विच डिनोट्स रिपल्सन। उसी तरह इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, मतलब Q1 2 एगो पॉजिटिव हो एगो निगेटिव हो, तो दोनों का गुना क्या होगा, निगेटिव ही होगा, निगेटिव 0 से छोटा होता है, तब क्या होगा, F12 इज अलोंग माइनस ऑफ R12 एंड और R21, यही कह रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन, मिटाए इसको, देखिएगा क्वेश्चन करके देखते हैं। अब बताओ, मान लिया यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2, दोनों सेम साइन का है। अब इसकी वैल्यू भी हम बता देते हैं, ये 5 गुने 10 के पावर 6 माइनस 6 कूलम्ब है, और ये भी कितना है, 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब। ठीक है, 10 नहीं, हम इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या है, माइक्रो कूलम्ब में, चार्ज की वैल्यू है, कूलम्ब में ना होता है यूनिट। अब एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है, इन दोनों का जो सेंटर होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अकॉर्डिंग ही होगा, होगा कि नहीं? अब बात कीजिए डायरेक्शन किधर होगा, अब दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन। अब देखिए, एक इधर ये वाला जो Q1 होगा Q2 पे इधर लगा रहा होगा, है ना, और Q2 Q1 पे इधर लगा रहा होगा, क्या हो जाएगा, इसको अगर देखें तो फोर्स ऑन 2 है ना, ड्यू टू 1 इधर हो जाएगा, और दूसरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, ठीक है, इधर हो गया। अब आगे देखिए, इसके बीच का डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, मीटर में चेंज कीजिए, क्योंकि एसआई यूनिट में चलना होता है। कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो एसआई यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि एसआई यूनिट कूलम्ब है, यहाँ पे, यहाँ भी मीटर होता है कूलम्ब, एसआई यूनिट, क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 को कितना, 10 के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि नीचे आप जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कीजिए। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होती है, देखिए तो लिखाए थे हम, 9 इंटू 10 के पावर, देखिए कितना है, 9 इंटू 10 के पावर 9, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं फोर्स है तो न्यूटन में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे Q1 कितना है, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, Q2 कितना है, 15 गुने 10 के पावर माइनस 6, नीचा में कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, नहीं ना होगा, का स्क्वायर, स्क्वायर है ना होगा। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, सबसे पहले जो ये वाला है, 9 पचे 45 गुने 15 कर लीजिए, 45 गुने 15 कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, हासिल लागल 7, 15 चौका 7, 60 और 7 67, कितना हो जाएगा, 675 गुने, देखो ऊपर में पॉजिटिव में कितना है, 9 है, और निगेटिव में कितना है, 12 हो गया, कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 होगा, 9 में से 12 घटाइए -3, और नीचा में कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और गुने इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 होगा।
नेक्स्ट स्टेप में चलिए, 4 से इसमें भाग कर दीजिए, किस में, 675 में। 4 एकम 4, 2 4 छक 24, 3 4 अठे 32, 3 पॉइंट लगाइए, 0 4 सत्ते 28, 2 0 4 पचे 20, कितना हो गया, 168.75 गुने। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 है, ये नीचा में 10 के पावर -4, इसको ले ऊपर लेके जाइएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा दीजिए, गुने 10 होगा, है ना। अब यहाँ पे चलिए 10 से गुना कीजिए, क्या 1687.5 न्यूटन आ गया। ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू लिखिए। अगर वैल्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, इधर क्या डायरेक्शन हम माने, r12 मानते हैं, क्या मानते हैं, r12, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर r12 कर दीजिए। चाहे आपको दिशा दिया हुआ है, जैसे इस बोर्ड पे दिशा किधर है, इधर वाला दिशा कौन सा, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट कैसे, इन्ने ना वेस्ट है बोर्ड पर, किन्ने हम लोग ऐसे खड़ा होते हैं, क्या ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दायां साइड में ईस्ट, बायां साइड में वेस्ट। यहाँ पे नहीं देखना है कि इन्ने कारी दक्षिण है, इन्ने कारी उत्तर है, इन्ने कारी पूरब है, इन्हें पश्चिम है, हमको बोर्ड का डायरेक्शन दिखना है, ठीक है। तो बोर्ड पे देखिए, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, राइट हैंड साइड में हमारे जब ऐसे हम खड़ा होते हैं ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट। तो r12 के जगह पे आप सिंपली ईस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इधर भी सेम चीज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, सेम बात, मतलब कि 1687.5 न्यूटन ईस्ट, चाहे r12। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1687.5 न्यूटन वेस्ट, चाहे r21, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आया समझ में। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अब बताना तुम लोग क्या है। देखो, 2 गो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, लेकिन अभी अलग अलग प्रकृति के, मतलब एगो पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है। तो बताओ, सबसे पहले अगर Q1 हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम निगेटिव मान लेते हैं, तो खाली डायरेक्शन बताना है, कैलकुलेशन नहीं करना है हमको। कैलकुलेशन हम करके देख लीजिए। अब देखिए, कभी भी फोर्स लगेगा इस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, है ना। ये रेडियस मान लेते हैं। अब बताओ Q1 पे फोर्स किस दिशा में लगेगा। जैसे ये Q1 है, तो हम इधर लगाएं या इधर लगाएं, बोर्ड के हिसाब से ईस्ट में लगाएं, या चाहे राइट में लगाएं, चाहे लेफ्ट में लगाएं, किधर लगाएंगे बताओ, राइट में। क्यों, क्योंकि Q2 इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा कि नहीं, तो इस पे जो दिशा होगी इधर होगी। इसका नाम क्या होगा, फोर्स का, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा कि नहीं। नेक्स्ट है, अब इस पे बताओ ये क्या होगा, इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में लगे, इधर लगेगा, ठीक है। ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसको पकड़ के इधर, क्या फोर्स का नाम होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। यही आ गया सबको समझ में, आसान था। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास। पॉज कर दीजिए।